सभी दोस्तों का इस यूजीसी मंत्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। और जैसा कि अपन ने पिछले वीडियोस के अंदर जलवायु परिवर्तन से संबंधित टॉपिक पर अपन ने डिटेल से डिस्कस किया, उसके कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर अपन ने बात की, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो आज अपन जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उनको अपन देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो इससे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों की टेंडेंसी के बारे में पता लगता है और थोड़ा सा अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पिछले लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं, यानी आपकी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडल पेपर से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनको अपन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सब इसका आंसर भी दे देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर होता है। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होगा। अपन ने जब ये जलवायु परिवर्तन पढ़ रहे थे तो उसमें चरम कैंसर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन तो डायरेक्टली अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझो कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपन कहते किसको हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं अपन सौर विकिरण को, यानी सौर विकिरण में जो आपकी सूर्य से आने वाली सौर विकिरण है, तो इस सौर विकिरण में अलग अलग तरंगदैर्घ्य परास की विकिरण होती हैं, यानी अलग अलग तरंगदैर्घ्य परास की विकिरण, अलग अलग तरंगदैर्घ्य परास की विकिरण इसके अंदर होती हैं। तो इन सभी तरंगदैर्घ्यों के परास के विकिरण को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस सौर विकिरण को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है, तो अगर इसकी हिंदी देखें तो इसको बोलेंगे अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सौर विकिरण होती है वो सौर विकिरण आपके विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों में अपने प्रभाव परिलक्षित करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे इनको कहा जाता है। किसको, सौर विकिरण को। सौर विकिरण में अलग अलग परास की तरंगदैर्घ्य होती है, जिसको सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे कौन कौन सी इसमें विकिरण होती हैं, तो इसमें छोटी से छोटी परास की तरंगदैर्घ्य परास की विकिरण से लेकर बड़ी से बड़ी तरंगदैर्घ्य परास वाली विकिरण को इसमें शामिल किया जाता है। सबसे छोटी जो तरंगदैर्घ्य परास की जो विकिरण होती है सौर विकिरण में या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी गामा विकिरण। ठीक है, उससे जो बड़ी होती है वो होती है आपकी एक्सरे, उससे जो बड़ी होती है वो होती है आपकी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट तरंगदैर्घ्य परास वाली जो विकिरण आती है उसको बोलते हैं अपन विजिबल लाइट। इसके बाद वाला जो विकिरण आती है उसको बोलते हैं अपन माइक्रोवेव, और इसके बाद वाले को बोलते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इस स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य परास वाली जो विकिरण है वो तो कौन सी हो गई, गामा, और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य परास वाली जो विकिरण है वो कौन सी है, वो है रेडियो। ठीक है, तो इसमें जैसे गामा जो विकिरण होती है इसकी तरंगदैर्घ्य परास को यदि अपन देखते हैं तो ये होती है 0.03 नैनोमीटर। सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो परास है गामा, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 0.03 नैनोमीटर। और जो सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य होती है, बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो विकिरण होती है रेडियो तरंगे, तो इनकी परास कितनी होती है, इनकी परास होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य परास की जो वेवलेंथ होगी, जो तरंगदैर्घ्य होगी वो 0.03 नैनोमीटर में होती है और इसको 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब इसमें जो मानव की
देखो बाकी की जो तरंगे हैं जैसे एक्स है, वाई है, आपकी अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, ये तो क्या होते हैं कि मानव अपनी आंख के द्वारा इनको नहीं देख पाता है। तो मानव कौन से प्रकाश को देख पाता है? मानव केवल विजिबल लाइट को देख पाता है। मानव किसको देख पाता है? केवल विजिबल लाइट को ही देख पाता है, यानी दृश्य प्रकाश को ही देख पाता है। तो ये होती है आपका दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की तरंगधैर्घ्य जो परास होती है वो होती है 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर के बीच की जो तरंगधैर्घ्य परास वाली विकिरण होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, तो यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है जो मुख्य रूप से गामा किरणों से, एक्स विकिरणों से, अल्ट्रावायलेट से, विजिबल लाइट से, माइक्रोवेव से और रेडियो वेव से मिलकर बना होता है। अब अपन चलते हैं अपन वापस क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि ओजोन डिप्लेशन वाला जो टॉपिक था, आपकी ओजोन परत ह्रास वाला जो टॉपिक था, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि जहाँ कहीं पर भी ओजोन परत में ह्रास हो गया है उस वाले क्षेत्र में जो अल्ट्रावायलेट विकिरण है वो आपकी डायरेक्टली पृथ्वी के धरातल पर आती है। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन देखा गया, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ पर अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर आती है? पृथ्वी पर आती है, और उसके कारण मानव पर प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उसमें अपन ने देखा था कि इस जो यूवी रेज होती हैं, जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, ये मानव पर दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती है या दो प्रकार के इससे रोग उत्पन्न होते हैं। एक पहला जो रोग था वो तो एक तो क्या प्रभाव डालेगी? श्वसन तंत्र पर ये प्रभाव डालती है, यानी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग उत्पन्न कर देती है। और दूसरा इसका क्या था कि ये चरम कैंसर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो चरम कैंसर की जो स्थिति है वो किससे होती है? वो आपकी पराबैंगनी विकिरणों के कारण चरम कैंसर होता है। अब इसमें पराबैंगनी विकिरण यानी इस विजिबल लाइट के ऊपर वाली जो विकिरण होती है जिसको अपन पराबैंगनी विकिरण कहते हैं, इसके कारण क्या होता है? चरम कैंसर होता है। और ये विजिबल लाइट जिसको दृश्य प्रकाश कहते हैं, इसके ऊपर वाला भाग होगा वो आपका मानव को अपनी आंख के द्वारा दिखाई नहीं देता, और इससे नीचे वाला जो रेडिएशंस होती हैं वो भी मनुष्य की आंख के द्वारा नहीं देख पाती, यानी उसकी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो ये स्थिति आपको समझ में आ गई होगी कि जहाँ कहीं पर भी ओजोन डिप्लेशन होता है वहाँ पर जो आपकी पराबैंगनी विकिरण है वो पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी के धरातल पर आती है, और उसके कारण मानव के त्वचा से संबंधित चरम कैंसर नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग से चरम कैंसर होता है? तो वो कौन से भाग से होगा? अल्ट्रावायलेट रेज के कारण चरम कैंसर की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी पराबैंगनी विकिरणों से चरम कैंसर उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक इंडेक्स दी हुई है, ये सूची फर्स्ट और इधर आपकी सूची सेकंड है। ठीक है, और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जैसे पहला इसमें दे रखा है कि अपघटक, बी में इसने दे रखा है वाष्पो उत्सर्जन, सी में इसने लिख रखा है श्वसन, और डी में इसने दे रखा है प्रकाश संश्लेषण। सूची सेकंड में इधर इसने दे रखा है पहला CO2, दूसरा O2, तीसरा CH4 और चौथा वाटर वेपर यानी जलवाष्प। ठीक है, तो इनमें क्या है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। क्वेश्चन इसी तरह से है ना? हाँ, इसी तरह से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें ये बताना है कि किसके कारण कौन सी क्रिया होती है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन श्वसन की बात करते हैं। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ऑक्सीजन से
श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन से होगी, क्योंकि जो मानव है, मानव क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को लेता है और CO2 गैस को बाहर छोड़ता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। तो इसमें डी का आंसर हो जाएगा CO2। अपघटन की जो क्रिया होगी वो होती है आपकी CH4 से। और वाष्प उत्सर्जन की क्रिया में इम्पोर्टेंट है जल वाष्प। समझ में आ गया होगा। देखो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य से आने वाली सौर विकिरण से होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सौर विकिरण के माध्यम से पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। और जब सौर विकिरण की क्रिया होती है तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरा जल की आवश्यकता होती है और तीसरा CO2 गैस की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर एक पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है उसमें सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए होता है, जल उसको चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको चाहिए होती है। यदि तीनों कंपोनेंट किसी भी स्थान पर पौधे को उचित मात्रा में मिलते हैं तो उस पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो जाती है, ठीक है। यहाँ अभी स्कूल लेक्चर के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से आवश्यक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन में दिया हुआ था तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें जैसे सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और CO2 गैस की भी आवश्यकता होती है। तो इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। दूसरा इसमें यह श्वसन की क्रिया है। तो श्वसन की क्रिया में मुख्य रूप से जो मानव है वो मानव क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है और O2 को वो लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है, ठीक है। एक इसमें वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया का मतलब समझते होंगे आप। वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है कि जब सूर्य का प्रकाश पौधों के ऊपर गिरता है या किसी भी जल के भंडार पर या महासागरों पर या तालाब पर या झील पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो उस क्षेत्र में वाष्पीकरण की क्रिया अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। तो पौधों की पत्तियों पर जो जल यानी बूंदों के रूप में दिखाई देता है उसको अपन वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अपघटन की जो क्रिया है वो होती है आपकी CH4 गैस के दो, यानी जब अपघटन की क्रिया होगी तो वहाँ से क्या निकलेगी, मीथेन गैस निकलती है। अपघटन की क्रिया जैसे जो सड़े गले पदार्थ होते हैं तो उनमें बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन की क्रिया की जाती है। जो मर्त सड़े गले पदार्थ होते हैं तो उनमें बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, अपघटन उनका किया जाता है, जिसके अंदर कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, CH4 गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो रियो डी जेनेरो में जून 1 से लेकर 12 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित UN सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो जब अपन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पढ़ रहे थे और तो उसके अंदर अपन ने देखा था कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो रियो डी जेनेरो के अंदर आयोजित हुआ था और उसके अंदर 1 जून से लेकर 12 जून के मध्य में लगभग 100 कंट्रीज़ के नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। और उस जो सम्मेलन हुआ था तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, मॉरिस स्ट्रोंग के द्वारा की गई थी। तो रियो डी जेनेरो में जून 1 से लेकर 12 के बीच यानी ये कब हुआ था, 1992 में। तो यहाँ पर इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, मॉरिस स्ट्रोंग ने की थी। तो ये आपका UGC नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद में देखो मिलेकोविच दोलन सिद्धांत का संबंध किससे है। मिलेकोविच दोलन सिद्धांत का संबंध किससे है। मिलेकोविच दोलन सिद्धांत। तो मिलेकोविच दोलन सिद्धांत का संबंध किससे है।
इसमें पहला ऑप्शन है सूर्य तप से, दूसरा है सौर कलंक से, तीसरा है तापमान से और चौथा है दृश्यता से। पहला ऑप्शन है इसका सूर्य तप, दूसरा सौर कलंक, तीसरा तापमान और चौथा दृश्यता। सिंपल था। तो इसमें जो मिलेकोविच दोलन सिद्धांत तो ये मिलेकोविच दोलन सिद्धांत डायरेक्टली इसका संबंध किससे है? सूर्य तप से है। तो यहाँ जब अपन ने देखा था कि जो पृथ्वी के धरातल का जो तापमान बढ़ता है तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना को समझने के लिए अपन ने देखा था कि उसको मुख्य रूप से उसको दो भागों में अपन ने डिवाइड किया था। इसका एक भाग था जिसमें खगोलीय कारक और दूसरा भाग था इसमें पार्थिव कारक। ठीक है, दो भागों को अपन इसमें स्टडी की थी। इसमें खगोलीय जो कारक था तो उसमें अपन सौर कलंकों की मुख्य रूप से बात की थी। तो इसी वाले भाग में सौर कलंक के बढ़ने से सूर्य तप की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी तरह से जो मिलेकोविच सिद्धांत है ये पृथ्वी के कक्षीय घूर्णन से संबंधित है, यानी पृथ्वी की डगमगाहट से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, तो ये इसका जो संबंध है मिलेकोविच दोलन सिद्धांत है तो इसका संबंध भी किससे है? सूर्य तप से है। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी की डगमगाहट से संबंधित जो सिद्धांत था वो मिलेकोविच सिद्धांत है और इसका संबंध सूर्य तप से था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का ज्वालामुखी सिद्धांत क्या बतलाता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का ज्वालामुखी सिद्धांत जलवायु परिवर्तन का ज्वालामुखी सिद्धांत क्या बतलाता है? तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि ज्वालामुखी क्रिया से औसत तापमान में कमी होती है। पहला ऑप्शन क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से औसत ताप में कमी होती है या कमी आती है। दूसरा ऑप्शन है इसमें औसत ताप में वृद्धि होती है, औसत ताप में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन है इसमें औसत ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है इसमें उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर आएगा? जलवायु परिवर्तन का ज्वालामुखी सिद्धांत क्या बतलाता है? तो देखो जलवायु परिवर्तन की जो घटना है वो मुख्य रूप से जहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो उस वाले स्थान पर ज्वालामुखी की क्रिया जब होती है तो उस ज्वालामुखी वाले स्थान से अधिक मात्रा में गैस, लावा, धूल, धुआं आदि की अधिक मात्रा वहाँ से उत्सर्जित होती है, यानी बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार में तो ऊपर के वायुमंडल में मुख्य रूप से धूल और धुआं के कण अधिक मात्रा में छा जाते हैं, और धूल और धुआं के कण के कारण क्या होता है कि आने वाली जो सौर विकिरण है तो उस सौर विकिरण का प्रकीर्णन और परावर्तन की घटना की जाती है। दूसरा, इस धूल के कणों के चारों तरफ जलवाष्प आकर संघनित होती है, अर्थात जो धूल के कण होते हैं वो आपके आर्द्रता ग्राही केंद्र या संघनन केंद्र कहलाते हैं। आर्द्रता ग्राही केंद्र या इनको क्या बोलते हैं? संघनन केंद्र के नाम से किसको जानते हैं अपन? धूल के कणों को जानते हैं, यानी धूल के कणों को आर्द्रताग्राही केंद्र या संघनन केंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जलवाष्प इन आर्द्रताग्राही केंद्रों के चारों तरफ एकत्रित होकर संघनित होती है, जिसके कारण क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, राइट। और धूल और धुआं के कणों का अन्य प्रमुख कार्य क्या होता है?
कि वो आने वाले सौर विकिरण का प्रकीर्णन और परावर्तन की घटना भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जिस स्थान पर अधिकांशतः ज्वालामुखी विस्फोट की क्रियाएं अधिक मात्रा में होती है, तो ऊपर के वायुमंडल में धूल और धुआं के जो कण हैं वो लंबे समय तक विद्यमान होते हैं और उसके कारण प्रकीर्णन परावर्तन की घटना होती है। और दूसरा मेघाच्छादन की क्रिया होती है, यानी वहाँ पर अधिक मात्रा में लंबे समय तक बादल बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो सौर विकिरण है उसकी कम मात्रा धरातल पर पहुँच पाती है और लंबे समय तक उस स्थान का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, यानी औसत तापमान में कमी आती है। यानी जलवायु परिवर्तन का जो जलवायु परिवर्तन का ज्वालामुखी जो सिद्धांत है वो ये बतलाता है कि जिस स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट की अधिक क्रिया होती है तो वहाँ पर पृथ्वी के धरातल पर औसत तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की किस गैस के संयोजन में परिवर्तन होते रहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। वायुमंडल की किस गैस के संयोजन में परिवर्तन होते रहते हैं? तो देखो, वायुमंडल की किस गैस के संयोजन में परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहला इसमें CH4, दूसरा CO2, तीसरा जलवाष्प और चौथा सभी। ठीक है, तो अब इसमें से आपको आंसर क्या देना है कि वायुमंडल की किस गैस में संयोजन में परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा जो परिवर्तनशील गैस है वो तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस। ठीक है, और यहाँ पर यदि बात करें अपन CH4 की, तो जो मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस भी जैसे उसमें अपन ने ग्रीन हाउस प्रभाव में पढ़ा था, तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत मीथेन गैस को रखा गया है। और इसमें अपन ने देखा था कि जो CO2 गैस से भी 20 गुना अधिक सक्रिय गैस कौन सी है? CH4 गैस है। 20 गुना अधिक सक्रिय होती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो CH4 गैस है वो जल्दी ही किस में परिवर्तित हो जाती है? ये CO2 गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका मतलब CH4 गैस भी क्या है? एक परिवर्तनशील गैस है और इसके भी परिवर्तन में वायुमंडल में संयोजन में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी तरह से जलवाष्प है। तो जलवाष्प, इसके बारे में आप जानते ही हो, तो जलवाष्प में भी परिवर्तन की स्थिति होती है। तो ये जलवाष्प भी क्या होती है? ये भी परिवर्तनशील गैस है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। तो इसमें CH4, CO2, जलवाष्प, ये तीनों की तीनों जो गैसें हैं वो वायुमंडल की ऐसी गैसें हैं जिनके संयोजन में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गैस की वायुमंडल में वृद्धि से, यानी कौन सी गैस है यदि उसकी वायुमंडल में वृद्धि हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाएगी? तो आपको पता है कि इसमें जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है मीथेन गैस, दूसरा इसमें दे रखा है CO2, तीसरा इसमें ऑप्शन दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, और चौथा इसमें दे रखा है जलवाष्प। ठीक है, तो ये 4 गैसें इसने बता रखी है। और इसमें से ऐसी कौन सी गैस है कि जिसकी वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी? तो आपको पता है कि CO2 गैस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यदि वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। क्लियर? इसके बाद में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन गैस, दूसरा ऑप्शन CO2 गैस, तीसरा ऑप्शन CO2 और CH4 गैस, और चौथा ऑप्शन केवल CH4, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, केवल मीथेन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होगी? देखो CO2 है, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है, CO2, CH4 भी है। इसका मतलब जिसमें दोनों गैसें आएंगी तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो CO2 और CH4 ये दोनों को दोनों गैसें कैसी हैं? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें हैं।